हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेम का रोग भाग 5। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पहाड़ों की तलहटी में बसे एक गांव में एक लड़का पिछले 8 महीनों से रह रहा है। गांव के गडरियों को वह मृत पाए अवस्था में मिला था। वैसे कपड़ों से वह आर्मी का जवान लग रहा था, पर भोले भाले गांव वाले थोड़ा डरपोक भी थे। उसे आर्मी कैंप में न ले जाकर अपने साथ ले आए। कितने महीनों उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। गांव का ही एक वैद्य उसकी चिकित्सा करता था। कई दिनों बाद उसे होश आया, पर चोट के कारण वह अपनी याददाश्त खो चुका था। पैरों में एक लचक जन्म ले चुकी थी। गांव क्या था, बस 150-200 लोगों का एक समूह, मुश्किल हालातों में रहने के अभ्यासी। सच कहे तो खाना बदोश। जाड़ों में जब बर्फ पड़ने लगती तो पहाड़ों से बहुत नीचे उतर आते। मवेशी पालना, जंगली पेड़ों से फल तोड़ कर लाना, दुर्लभ औषधियाँ ढूंढना, यही इन लोगों की जीविका थी। भले ही सभ्य समाज इन्हें जंगली समझे, पर इनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक असाध्य युवक इन्हीं जंगली समझे जाते लोगों के औषधि ज्ञान से अस्वस्थ है। यही इनके चिकित्सीय कुशलता का प्रमाण है। अर्नव होश में आ गया और नहीं भी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा, वह कौन है, कहाँ से आया है। जिन लोगों के साथ वह रह रहा है उनकी बोली भी पूरी तरह समझी नहीं जाती। इनका ज्यादातर भोजन भी अपरिचित जैसा लगता है। कौन हूँ मैं, यहाँ का तो नहीं। मेरी नाक भी इन सबसे अलग है। शारीरिक गठन भी अलग है। मेरी जुबान भी कुछ अलग ही है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। अर्नब बुदबुदाने लगा। कमरे में एक लड़की आई, गोरवर्ण, जरा ठिगना शरीर, पर रूप में किसी अप्सरा सी लगती। आ जाएगा याद, अभी दिमाग पर जोर न दो। धीरे धीरे अर्नब शब्दों को जोड़ने लगा। लड़की इशारे में उसे बताने लगी। वह घायल अवस्था में मिला था। कई दिनों बाद उसे होश आया है। वह लड़की जिसका नाम गौरी था, या ऐसा अर्नव को लगता, उसी वैद्य जी की बेटी थी। अभी युवावस्था की दहलीज पर खड़ी थी। अर्नव उनकी भाषा कुछ कुछ समझने लगा। वहीं रहता रहा। गौरी के मन में उस अज्ञात युवक के लिए कुछ दया थी, कुछ समर्पण था, या सच कहो तो उसे प्रेम करने लगी। पहचान के लिए एक नाम जरूरी है। अर्नव का नाम साहब पड़ गया। खाना बदोश समझ गए कि वह युवक सेना में कोई साहब ही है, पर अर्नव को कुछ पता नहीं। खाना बदोश गौरी के मन में उफनते हुए प्रेम को देख रहे थे। बेटी का प्रेम कर्तव्य पर हावी हो गया। अर्नव के फौजी कपड़े छिपाकर नष्ट कर दिए थे, पर उसकी जेबों में रखी चिट्ठियां गौरी के पास थी। चाहकर भी एक प्रेमिका किसी अन्य प्रेमिका के प्रेम के प्रमाण नष्ट नहीं कर पाई। गौरी का साहब के नजदीक पहुंचकर उस पर रूप माधुरी डालने का प्रयास सफल होता कि उससे पूर्व उसके अवचेतन मन में किसी अन्य की तस्वीर उभरती। अर्नव उस तस्वीर को पहचान तो न पाता, पर इतना समझ जाता कि कोई अन्य है उसके जीवन में। कोई प्रेम की साधिका उसकी प्रतीक्षा कर रही है। फिर तमाम कोशिशों के बाद भी गौरी का प्रेम परवान न चढ़ पाया। चाहत से शुरू हुआ गौरी का प्रेम सचमुच के उस प्रेम में बदल गया जहाँ केवल और केवल बलिदान शेष रह जाता है, जहाँ खुद का वजूद खत्म हो जाता है और बचता है तो केवल और केवल महबूब का हित। महबूब के प्रेम में मिले आंसू ही सचमुच उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। साहब, आपको कुछ देती हूँ, मैंने आपसे छिपा कर रखा था। अब कोई मतलब नहीं है। किसी का प्रेम मिटाकर प्रेम मिला तो क्या मिला। किसी के आंसुओं से प्रेम पा भी लिया तो क्या पाया। प्रेम तो वही है जो बहुत दूर प्रेमी को आभास करा दे कि कोई उसकी याद में आंसू बहा रहा है। गौरी ने अर्नव को सारी चिट्ठियां पकड़ा दी। अब अर्नव को कुछ कुछ याद आने लगा, जो हर रोज अभी भी उसके सौपन में आती थी। वही खुशी की चिट्ठियां सुप्त स्मृतियों को जगाने लगी। अभी मौसम खराब है, गर्मियां आने में कुछ महीने शेष हैं। घर वालों से बात करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी याद वापस नहीं आई है। इस कबीले में फोन जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। अर्नव को भी आंशिक ही याद आया है, तो जाड़ों के बाद आर्मी कैंप से ही उसकी सही जानकारी मिलेगी, तभी वह घर पहुंच पाएगा। गर्मियों के आगमन के कुछ महीनों में
गौरी ने अर्नव के सामने अपने आंसुओं को रोक रखा था, पर अकेले में जरूर रोती। जाड़ों की विदाई के साथ ही आखिर अर्नव की विदाई का समय भी आ गया। गौरी खुद अर्नव को एक आर्मी कैंप तक छोड़ आई। वहां अर्नव के बारे में छानबीन की जा रही है। दूसरे कैंपों को भी उसकी सूचना भेजी जा रही है। आज गौरी चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है। आज पहली बार अर्नव को गौरी के प्रेम का अनुभव हुआ। यदि वह चाहती तो क्या कभी अर्नव अपनी पूरी जिंदगी में वापस जा सकता था? सही बात तो यह है कि यदि अभी भी गौरी कह दे कि जब याददाश्त नहीं थी उस समय उनका विवाह हुआ था, तो भी अर्नव कभी भी अपनी प्रेमिका को पा नहीं सकता था। प्रेम सचमुच बलिदान देता है और गौरी के बलिदान को स्मरण कर आज अर्नव के हाथ भी उसकी वंदना में उठ गए हैं। निश्चित ही अर्नव अपनी पूर्व जिंदगी में अपना प्रेम पाले, पर क्या संभव है कि वह गौरी को भूल पाए? शायद नहीं, क्योंकि गौरी भी उसके प्रेम में आंसू बहा रही होगी। अर्नव के लापता होने के बाद से खुशी अक्सर अर्नव के घर ही रहने लगी, जैसे वह इस घर की बहू हो। उसका पति शहीद हो गया है। बिना शादी के खुशी एक विधवा का जीवन जी रही थी। उसे देख धैर्यवानों का धैर्य भी जवाब दे देता। आज के समय में पति की अर्थी उठते ही वधू दूसरा वर तलाश करने लगती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं। जिस कन्या का पूरा जीवन पड़ा है उसका जीवन फिर से संवर जाता है। वहीं खुशी कुछ अलग करके दिखा रही थी। वह हवा के विपरीत तैर रही थी, जिसकी शक्ति वास्तव में उसे प्रेम साधना से मिल रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसकी अनेकों महीनों की साधना का फल मिलने वाला था। विधवा के श्वेत वस्त्रों में रंग भरने वाला था। आर्मी से पत्र आया कि एक युवक मिला है जो बहुत हद तक कैप्टन अर्नव जैसा है। उसके सारे चिन्ह कैप्टन अर्नव जैसे हैं। आर्मी रिकॉर्ड में कैप्टन अर्नव का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इस युवक का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। पर युवक की ज़्यादातर याददाश्त जा चुकी है। उसे बस अपने जानकारों में खुशी का नाम ध्यान है। आर्मी की तरफ से कृष्णा व वैशाली के साथ खुशी को भी लाने का अनुरोध किया ताकि डीएनए टेस्ट से उसकी सही पहचान की जा सके। वह खुशी को पहचान सकता है, इससे भी उसकी पहचान में मदद मिलेगी। जैसे कोई फसल बर्बाद होने जा रही हो, उसी समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए, सूखती फसल फिर से लहराने लगे। ईश्वर के घर अनेकों बार देर होती है, पर साधना का फल जरूर मिलता है। अर्नव सब भूल गया, फिर भी उसका प्रेम उसे याद रहा, तो इसका कारण बस खुशी की प्रेम साधना ही कहा जा सकता है। अर्नव ने खुशी के अलावा किसी को नहीं पहचाना। डीएनए टेस्ट से उसके अर्नव होने की पुष्टि हो गई। अर्नव घर आ गया। वैसे अब वह आर्मी के लिए योग्य नहीं रहा, फिर भी वह अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं भी नौकरी कर सकता है, पर वास्तविक समस्या उससे भी अधिक कठिन थी। अभी तो अर्नव को सारी याददाश्त याद दिलानी थी, तभी तो वह अपना सामान्य जीवन जी सकता है। सभी के साथ साथ खुशी की परीक्षा की भी घड़ी थी, पर प्रेम पथ के साधक किसी भी परीक्षा से नहीं घबराते। खुशी की साधना चलती रही। दिन या महीने की बात नहीं, बल्कि सालों लग गए। एक पढ़ी लिखी युवती ने अपना कैरियर भी दांव पर लगा दिया। इतना सामर्थ्य केवल एक स्त्री में ही होता है। खुशी जरूरत के समय अर्नव की शिक्षिका बन जाती, तो कभी उसकी दोस्त, कभी कभी गौरी पत्नी की तरह अधिकार भी दिखाती। कई साल बीत गए। अब अर्नव पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अपनी योग्यता से वह एक बैंक में नौकरी करने लगा। अर्नव और खुशी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। खुशी ने फिर से अपने कैरियर पर ध्यान दिया। वह भी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में लेक्चरार नियुक्त हो गई। दोनों का जीवन खुशियों से भरा था। प्रेम का रोग कहानी एक पहाड़ी इलाके में जन्म ले चुकी थी, जिसे पूरा लिखे बिना यह कहानी खत्म नहीं हो सकती। इतने समय में गौरी की जिंदगी में बड़ा भूचाल आ चुका है। राधा ने शाम को मन मंदिर में बसाया, पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। जीवन की आखिरी सांस तक शाम को प्रेम किया। पर यथार्थ में देखा जाए तो राधा बनना बहुत कठिन है, खासकर जब परिवार की प्रतिष्ठा की बात हो तो कितनी राधा खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देती है। पिता की पगड़ी नीची हो कोई भी भारतीय कन्या नहीं चाहती, इसलिए मन की भावनाओं को मन में दबाती रहती है। पर मन तो वह है
जो नियंत्रित करने के बाद और अनियंत्रित होता है। गौरी चाहकर भी अर्णव की राधा न बन पाई। पिता के सम्मान के खातिर वह भी अपनी पति के साथ चली गई। उसका पति उसी जैसे दूसरे कबीले के सरदार का बेटा था। ठंडे मौसम में शराब ज्यादा पीना दोष नहीं माना जाता, पर शराब तो हर जगह एक दुर्गुण है। गौरी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, फिर भी वह बोलती थी। यही उसकी गलती थी, जिसका दंड अक्सर उसे मिलता था। इन कुछ दुर्गुणों के अलावा गौरी को अपने पति में कोई कमी नहीं नजर आती। मन में होने पर वह गौरी पर खूब खर्च भी करता, बस उसे गौरी का टोकना पसंद नहीं था। जब वह गौरी की सारी जरूरत पूरी कर रहा है तो फिर इतना क्या इतराना। मान लिया कि आदमी में कुछ दोष है, पर दोष किस पुरुष में नहीं होते। जब गौरी पर इतना खर्च करता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से भी खर्च करने का उसे अधिकार तो है। गौरी समझ गई कि उसका साथ कोई नहीं देगा, फिर भी जब पारा सर से ऊपर जाता दिखता तो गौरी विरोध कर देती। खुद पिट-कुट कर भी अपने आदमी को उन हुस्न बालाओं से बचा लेती, जिनका उद्देश्य केवल और केवल दूसरों को लूटना ही है। कुछ दिनों से गौरी ज्यादा शंकित रहने लगी। भले ही उसका आदमी मुखिया का बेटा है, पर उसे अपने घर के आय के साधन ज्ञात थे। काम तो वही औषधि तलाशने का, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने का ही है। फिर सभी की आर्थिक स्थिति में 19-20 का अंतर है, पर शायद ऐसा नहीं। आदमी का इतना खर्चीला होना ठीक नहीं है। गौरी और उसके पति का विवाद का विषय बदला। यह आदमी को ज्यादा नागवार लगा। यदि आदमी अपनी औरत की जरूरत भी अच्छी तरह पूरी कर रहा है तो यह क्या दोष है। औरत को बस खाना और खर्च से मतलब रखना चाहिए। आदमी किस तरह कमा रहा है यह आदमी की जिम्मेदारी है। गौरी अपनी तरफ से जानकारी की कोशिश करती रही। अंत में पता चला कि वास्तव में यह धन कुछ बेचकर मिलता है। इसके लिए बेचना होता है ईमान, अपनी देशभक्ति को नीलाम करना होता है, समाज को विदेशियों के हाथों बेचना होता है, अपनों की खबर दूसरों को देनी होती है। यानी कि शानो शौकत का कारण है आदमी का आत्माहीन होना, जो अपनी माँ की भी इज्जत दांव पर लगा रहा है। माँ केवल एक स्त्री नहीं होती जिसके गर्भ में मनुष्य जन्म लेता है। माँ तो एक एहसास होता है। एक देशभक्त के लिए अपनी भारत माता की आन और शान इतनी प्यारी होती है कि उसके लिए वह हंसते हंसते शहीद हो जाता है। उसी भारत माता के सम्मान का सौदा जो कर सकता है, उससे सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस किया जा सकता है तो अपना कर्तव्य। इसके लिए न कोई पति, न पिता और न ही पुत्र। एक सीधी सादी स्त्री अपने पति को यमलोक भेजकर आर्मी कैंप की तरफ भागी जा रही थी। आज आर्मी के एक दल को रवाना होना था, पर मार्ग में आतंकवादियों ने आरडीएस बिछा रखा था। इंतजार था कि कब सैनिक आए और मौत के घाट उतारे जाएं, पर आतंकवादियों की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। मुठभेड़ में अनेकों आतंकवादी मारे गए, अनेकों बंदी बना लिए गए। दुश्मनों की साजिश नाकामयाब हुई। वेल्डन, यदि आप हमें जानकारी नहीं देती तो यह कभी संभव न होता। इस सफलता का पूरा श्रेय आपका है। बताओ कि आपको क्या इनाम चाहिए। मेजर की बात सुनकर गौरी कुछ देर तक सोचती रही। अब उसे क्या चाहिए, उसे कौन क्या दे सकता है। मन में जिसकी आराधना वह करती है, क्या कोई उसको उसे प्रदान कर सकता है। नहीं ना। गौरी न तो अर्णव की रुक्मणी बन पाई और न ही राधा। फिर क्या मांगू, बस एक ही बात बची है। सच साहब, आप मुझे मेरे पसंद का इनाम दे सकते हैं, इसमें कोई शक तो फिर अब मेरा कोई नहीं है। मुझे अपनी फौज का हिस्सा बना लो। भारत माता की हिफाजत करते हुए अपना जीवन बिता दूंगी। ए लड़की, फौजी बनना इतना आसान नहीं है, मर्दों के भी वश की बात नहीं है। साहब, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर मैं आपके लायक न निकलूं तो मुझे तुरंत निकाल देना। गौरी ने फौज ज्वाइन कर ली। कठिन से कठिन ट्रेनिंग को उसने पूरा किया। जिससे उसे प्रेम हुआ था, उसका जीवन वह खुद जीने लगी। अपनी वर्दी में अपना महबूब देखने लगी। अभी भी उसकी आंखें उस फौजी को याद कर नम हो जाती है। बहुत दूर अर्णव भी कभी कभी बेचैन हो जाता है। कभी कभी वह भी आंसू बहा लेता है, जिसमें खुशी को भी कोई आपत्ति नहीं है। रुक्मणी ने हमेशा राधा की ही पूजा की थी। खुशी भी मन ही मन
उस अज्ञात प्रेम साधिका को याद कर लेती है, जिसके कारण उसके प्रेमी का जीवन सलामत है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।